नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अभीष्ट भारत पर। अभी आपने देखा ही होगा 2-3 दिनों से कितनी गहमा गहमी है और एक बिल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा से उसके बाद राज्यसभा से पारित हो गया। इसमें क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ है और क्या क्या चेंजेज आए हैं और आने वाले समय में क्या क्या होने जा रहा है इस देश में। जिस तरह से कहा जाता है कि मोदी सरकार कोई भी काम करती है तो 1000 साल की विजन को साथ में दिमाग में रख कर काम करती है। उसी विषय पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ आप लोगों के चिर परिचित शैलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। और शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है अभीष्ट भारत पर। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, अभीष्ट भारत के दर्शकों मेरा नमस्कार। तो शैलेंद्र जी, जो घटनाक्रम घटित हुआ पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, तो लोकसभा में जो तलखी थी विपक्ष की वो राज्यसभा में आके बहुत हल्की पड़ गई थी, देखने में ऐसा आया। तो इसमें जो घटनाक्रम विशेष रूप से जो विशेष घटनाक्रम घटित हुए हैं वह इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। बिल्कुल, एक ऐतिहासिक बिल। और पिछले जब 2 टेन्योर में आपने देखा कि जिस तरह से फिरंगियों के कानून को हटाया गया, जिसे हम कहते हैं डीकोलोनाइजेशन ऑफ लॉ, मुझे लगता है जो ये बिल है डी मुगलाइजेशन ऑफ लॉ है, जो संविधान सम्मत नहीं। और लोकसभा में जो मुख्य आकर्षण का केंद्र था, अमित शाह जी तो हमारे दोनों जगह थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कुछ विदेशी दौरों में हैं, थाईलैंड में हैं। और ये भी बड़ा दुख हो रहा है, ये बड़ी विडंबना है कि जो आदमी थाईलैंड जाने का, हमारे राहुल गांधी जी यूज टू गो टू थाईलैंड, हमेशा विजिट करते रहते हैं। बिल्कुल, और ऐसे समय में उनको फंसा दिया इन लोगों ने इस बिल में, और खुद प्रधानमंत्री थाईलैंड की यात्रा पे हैं, तो उनको तकलीफ तो हुआ होगा राहुल गांधी जी को। उनका डिप्लोमेटिक टूर होता है, राहुल गांधी जी का टूरिज्म टूर होता है। तो राहुल गांधी जी टूरिस्ट के रूप में जाते हैं वहाँ पे, भारत के प्रधान। अच्छा, इनको ये डर है कि राहुल गांधी जी वहाँ जाके करते क्या क्या हो सकता, मोदी जी कहीं पता करने गए हों। खैर, ये हास्य का विषय है और आप इसमें ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। और दूसरा एक जो कह सकते हैं कि सेकुलरिस्ट का और जो कट्टरपन का हीरो वैसे ही था। एक हीरो तो दुखी था कि थाईलैंड नहीं जा पाया, तीसरा हीरो था आपका अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, चौथे थे टीएमसी के नेता। तो ये नहीं, अखिलेश जी वाला कांड तो अद्भुत था, अखिलेश जी। लेकिन एक चीज़ बड़ा ये बात कई जगह सुनने में आ रही है और बहुत सारे दुखी हैं, जो खास करके वोट बैंक है सपा का और मुसलमान ये दुखी हैं कि अखिलेश यादव जी पूरे टाइम हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हाथ जोड़ते रहे और ऐसे लग रहा था जैसे बहुत मस्ती वाली चीज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कांड तो तब हो गया जब वो अमित शाह से भिड़ लिए थे वो इस मामले पे, वो कि आप इतने बड़ी पार्टी और आप अपना अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं। तो इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे दर्द भी बहुत है। इसीलिए जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, वो कितना गैर तार्किक बिहेव कर रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण बिल आ रहा है कि वो पार्लियामेंट बैठे। उनको लग रहा था कि हजरत स्टेशन के बगल दोनों चाय पी रहे हैं, डिस्कशन चल रहा। इस तरह की गंभीरता दोनों नेताओं में है। तो उनको ये देश कैसे गंभीरता से ले? गंभीरता का आलम तो ये है, अखिलेश यादव जी ने पूछ दिया कि योगी जी के बारे में बताओ, क्योंकि ये मसाला मिलता है विपक्षी जो यूट्यूबर्स, पत्रकार और ये जो सारे रवीश और ये सब जितने अभिषेक शर्मा वगैरह हैं, इन सबको मसाला कहाँ से मिलता है? ये रोज़ इनका यही प्रोपोगंडा चलता है कि अब योगी जी हटाने जाने वाले हैं, योगी जी को हटाने वाले हैं अमित शाह। तो ये जो प्रोपोगंडा है पार्टी, इसका जवाब दिया इन्होंने, उंगली करके पूछ लिया अखिलेश ने। तो अमित शाह जी ने बिल्कुल सीधा बता दिया कि भाई देखो, आने वाले समय में भी योगी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, तो ये इतना क्लियर कट जो मैसेज गया, उससे तो इनको और छटपटाहट हो गई। तो आपका प्रश्न था, ये प्रश्न तो लगभग 7-8 महीनों से हवाओं में तैर रहा है। लोकसभा के पहले इस तरह का नैरेटिव सेट किया गया कि जून में जब भारतीय जनता पार्टी की उतनी सीट नहीं आएगी या 400 सीटें आएंगी तो योगी जी को हटा दिया जाएगा। ये बड़ा बयान मीडिया में चला। ये 7-8 महीने से नहीं। हाँ। योगी जी 7 साल हो गया लगभग मुख्यमंत्री रहे। हर दिन 6.5 साल से यही चल रहा है कि योगी जी अब हटने वाले हैं, योगी जी को हटाया जाएगा। ये सारे चीजों पे
यार बात तो हो रही थी वक्त पे, हाँ। लेकिन जबरदस्ती उंगली किया अखिलेश ने। हाँ, और अखिलेश को ने बहुत कि तगड़ा जवाब मिला। आपके पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाया। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उसमें पार्टी अध्यक्ष जो वाले मुख्य पे भी- चीज बताना चाह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी में भी कमी थी उस समय, कितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी के नेता और सीखते हैं। उस समय अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री ने चुप्पी ठान ली। अब भारतीय जनता पार्टी, कोई नेता ने जवाब नहीं दिया था और उसका नुकसान 240 के रूप में हुआ, सभी ने स्वीकार कर लिया। उसको तुरंत हटाया गया। इसीलिए जब उसने प्रश्न योगी जी पे डाला तो उनको लगा अमित शाह जी चुप रहेंगे। अमित शाह जी करेक्टिव बैट्समैन है, महेंद्र सिंह धोनी है। अगर एक बार उनको लगा कि इस शॉट से गलती हुई है, अगले वे सुधार लेते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा, तुरंत उन्होंने जवाब दे दिया कि योगी जी वहाँ बिल्कुल परमानेंट है, फिर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनी रहेगी। लेकिन तो करेक्टिव मेजर भी था और उधर से तंज भी था। उन्होंने तंज का जवाब भी दिया अपनी हाजिर जवाबी से, और करेक्टिव मेजर भी लिया। बाउंसर फेंकोगे तो छक्के के लिए तैयार बिल्कुल। तो बाउंसर अखिलेश दे ही रहा था, तो आराम से छक्का पड़ा उस पे। बिल्कुल, और बेहतरीन छक्का मारा। बाउंसर क्या फुटबॉल था वो। हाँ, फुल टॉस बॉल होती है ना, फुल टॉस बॉल थी, उसको उठा के स्ट्रेट ड्राइव बिल्कुल सहवाग की तरह बाउंड्री किया, स्टेडियम के बाहर फेंक दिया। लेकिन इनका क्या होगा, जैसे सब लोग, काफी लोग ये नाराज हैं कांग्रेस से। सोनिया माता जी का एक स्टेटमेंट आया था अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है संविधान पर हमला है, बेशर्म हमला है, शर्मनाक, बेशर्म हमला है, बेशर्म हमला। इसके बाद उनके दोनों पुत्र और पुत्री तो दिखी ही नहीं, प्रियंका गांधी तो वहाँ दिखी नहीं। वायनाड में क्या जाके जवाब देंगी, वहाँ तो मुसलमानों का बाहुल्य है। बिशप भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। नहीं, बिशप लोग तो आ गए फेवर में। हाँ, अमेंडमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। हमको लग रहा है क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में इन लोगों ने मुसलमानों के साथ छोड़ दिया क्या कांग्रेस? ये तो बिल्कुल विदित है। अगर प्रायोरिटी देखें तो उनकी प्रायोरिटी में बिशप था, फिर वक्फ उलेमा थे, फिर कहीं तीसरे नंबर पे जो है कभी कभार जो है माला पहन लेते थे गुजरात इलेक्शन में, कभी लोकसभा इलेक्शन में मंदिर चले जाते थे, इधर चले जाते थे। तो तीसरे नंबर पर वोट बैंक के लिए, दिखाने के लिए कि इस देश में राज करना है, तो कभी अपना साल 2 साल में एक बार, एक आध दिन के लिए हिंदू ही बन जाते थे। बाकी मेंटल रूप में, मानसिक रूप में वो बिल्कुल कह सकते हैं कि इटालियन है, और फिजिकल जो एक्ट है इस्लामावादी है, और सिटीजनशिप की दृष्टि से वो हिंदू हैं, भारतवासी हैं। वो भी अभी क्वेश्चन मार्क में है, हाई कोर्ट में रिट पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। सिटीजनशिप इनकी कहाँ की है ये? हाँ, अभी वो बड़ा लंबा विषय। हम वक्फ में आते हैं क्योंकि ये देश की जनता इसमें वक्फ पे जो है सोच रही है, और इंडी गठबंधन उलझा हुआ है। मोदी जी ने सुलझा दिया, अमित शाह जी ने सुलझा दिया, लेकिन इंडी गठबंधन उलझी हुई है। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि किसी बिल के बहस करने के लिए ना, बिल पे अगर कोई बहस हो रही है तो उसके लिए बिल को पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत की आदत नहीं है। ये लोग राजकुमार लोग हैं, ये कहाँ पढ़ेंगे, क्यों बोले, क्या बोले, समझ नहीं आता। पढ़ना तो 50, मतलब उनकी उम्र होगी 50-52 साल, तो पढ़ना तो हमको लगता 30 साल पहले ही भूल गए वो। और अखिलेश भी चूंकि देखिए किस तरह के, जब खड़े हुए अखिलेश तो बिल के बारे में कुछ नहीं ज़्यादा बोल रहे हैं, वो दुनिया भर के नाप शनाप बातें, चूंकि बिल को जानते ही नहीं, पढ़ा ही नहीं शायद इन्होंने। जो मुसलमान इनके सांसद थे उन्होंने इस बात को जरूर अच्छे से रखा, क्या हो रहा है, जो भी रखा, उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से उन्होंने रखा। लेकिन ओवैसी साहब ने बिल फाड़ दिया, और सुनते हैं बड़े गुस्से में थे, उनको लगा कि ये तो पर्सनल लड़ाई हो गई, इस टाइप का। वहाँ पे बिल फाड़ के और चले गए। हाँ, लास्ट में वोटिंग के समय आए तो रहे नहीं, फिर उस अपना भाषण खत्म किए, बिल फाड़ा और निकल गए। जिस AIM का इतिहास है, उस इतिहास को देखें। वो पार्टी जो भारतीय आज़ादी का विरोध किया, आज़ादी के बाद जब पार्टीशन हुआ तो वो अपना विलय पाकिस्तान के साथ चाहते थे। तो देशद्रोह और कट्टरपंथ तो उनके आज से घुसा हुआ, उनके दादा परदादा सबसे पहले से घुसा हुआ है। वो सब अपनी जगह है। मुझे जहाँ तक पता चला कि ओवैसी का अपना ही कई हजार करोड़ का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, वक्त की प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा कर रखी है, और उसका पूरा बेनिफिशियरी यही आदमी है। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ले रखे हैं फ्री में वक्त के नाम पे। उनका मेडिकल कॉलेज जो है वक्त की जमीन में बना हुआ है। अच्छा। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि ये वक्त एक ऐसी महबूबा है, किसका किसका क्या राज खोलेगी ये तो अभी आगे डिस्कशन में पता चलेगा आपको। लेकिन और मैं कहूं कि वक्त से कांग्रेस की मोहब्बत, वक्त से सपा की मोहब्बत, वक्त से TMC की मोहब्बत,
वक्त से और जितनी इंडी गठबंधन है, शरद पवार जी है जो एनसीपी है, और नई नई जो आशिक जो पैदा हुआ है उधर ठाकरे यूटीबी जो ग्रुप है, वो नया आशिक, वो भी ऐसा मोहब्बत दिखा रहा है जैसे हजारों वर्ष से मोहब्बत। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताया कि क्या कैसी मोहब्बत है मुस्लिम लीग और शिवसेना की। उस पे एक शायरी भी उन्होंने पढ़ी थी। नहीं, एक शायरी मैं भी पढ़ना चाहूंगा। अभी अभी मैं देख रहा था शिवसेना पे नहीं, पूरे जो वक्त है कि जो अपोजिशन, जो सेकुलरिस्ट है, जो कांग्रेस है, जो सपा है, जो यहाँ पे लोग हैं जो उनके हैं, तो उनके बीच कौन सी मोहब्बत है, वक्त उनके लिए क्या है। मैं तो कहिए इजाजत दे तो 2 लाइन पढ़ूं, मैं लिख रखा हूं मैं। उसके लिए नीलाम हो गई, मैं उसके लिए नीलाम हो गई, उसकी बोली लगी और मैं बीच बाजार उसके नाम हो गई। तो कितनी संपत्ति किसके पास है। वैसे जी का आ गया मेडिकल कॉलेज, इरशाद मतलब होता है ना कि दोबारा से पढ़ो, इरशाद कर रहा हूँ दोबारा से पढ़ो। इसमें तो कई बार आपने कई बार इरशाद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लड़ाई जब से वक्फ कोर्ट की, कई आपने बनाए, हम लोगों ने 3-4 मिलके इसमें अभिस्मारक बनाया। ये तो मामला इतना हल्का नहीं है, बिल्कुल ये मामला बहुत दूरगामी परिणाम वाला ये है। ये शायद 370 तलाक उन्होंने हटाया है, ट्रिपल तलाक। हाँ, अच्छा एनआरसी है, और क्या नाम है आपका सीए है। इन सब से किसी से भी ये बड़ा ही मेरे अपनी दृष्टिकोण के हिसाब से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो भारतवर्ष में चल रहा था। इसीलिए कह रहा हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी ने जब करीबन 3000 एक्ट्स को लगभग जो कॉलोनियल पीरियड के थे, फिरंगियों के थे, अंग्रेजों के, उसको हटाया। सबसे पहले 6 महीने के अंदर कई लॉज को रिपील कर दिया गया जिनकी यूटिलिटी नहीं थी, तो उसको डीकोलोनाइजेशन ऑफ लॉ बोला जाता है। मैं आज कह रहा हूँ कि जो ये तीसरा और दूसरे का हाफ उनके टर्म्स का, और जो तीसरा और आगे वाला है डीमोगलाइजेशन ऑफ लॉ है। जितने मुगलिया, जितने शरीयत लॉ है इस देश में संविधान के अनुसार ही चला जाएगा, इस देश के कल्चर कन्वेंशन के हिसाब से ही चला जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो 700 वीसी के आसपास बिजनेस के नाम पे फर्स्ट टाइम जब मंगोल से लोग आए, अफगान से लोग आए, ईरान के आगे से आए, पर्सिया से आए, आप देखेंगे कि उसके बाद से इंडियन टेरिटरी घटती गई, चाहे ईरान के रूप में गया हो, अफगानिस्तान के रूप में गया हो, 1947 में पार्टीशन के तौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के तौर पे गया हो। और देखेंगे कि आप 370 आर्टिकल आए एक पोर्शन लेने के लिए, जनरल क्लॉजेज एक्ट में 370 इनपुट किया गया कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने के नाम पे, इनफैक्ट सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, अलगाव के नाम पे उसको दूर किया गया। तो आप देखेंगे यहाँ तक लोग, आप तारीख नोट कर लिए 2 दिन पहले की 2025, और आप कहिए 3 अप्रैल जिस दिन पास हुआ, 3 अप्रैल 2025 तक भारत की जमीन केवल गायब होती गई पिछले 1000 वर्षों में, चाहे सल्तनत पीरियड हो, मुगलिया सल्तनत हो, अंग्रेज सल्तनत हो, उसके बाद ये कांग्रेस जिन्होंने अंग्रेजी लॉ और हुर्रियत लॉ को अप्लाई करके फिर से टुकड़े कराने की कोशिश हो। आज ये स्टेप है उस भारत वर्ष का, जिस भारत वर्ष की कंपला हम करते हैं अखंड भारत की, जिस अखंड भारत जो पहले हुआ करता था, यहाँ आज जो घटता हुआ जमीन था उसको रोक दिया गया है। 40 लाख हेक्टेयर जमीन, एकड़ जमीन भारत जो लूज करता है वो रुका, और भारत माता की होगी, भारत सरकार की होगी, भारत की होगी। यहाँ से अब उल्टा सिस्टम जो चलेगा, आप देखेंगे पीओके, बलूचिस्तान, पर्सिया, ये किसी न किसी तरह भारत कल्चर को अडॉप्ट करेंगे। और एक घटना बता दूं आपको, पाकिस्तान की रिवाइवल जो है मस्जिद से नहीं हो रहा है, ना इस्लाम से हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो भारत में जो देवियां हैं, जो हम आज इस समय कितना पवित्र महीना चल रहा, पवित्र दिन चल रहा है, नवरात्रा का समय चल रहा है, हिंगलाज देवी को रिवाइव करेंगे, भगवान शंकर को रिवाइव करने जा रहे हैं वहाँ पे जो पाकिस्तान में। ऑलरेडी आप देखेंगे कि हमारे सिख भाइयों के लिए जो करतार सिंह गुरुद्वारा था वो खोला गया है। तो रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान इन नॉट लाइज इन द हैंड ऑफ इस्लाम्स एंड मुस्लिम्स बट लाइज इन द टेम्पल्स, लाइज इन द हिंदुइज्म। और क्यों होगा? क्योंकि वो पाक जमीन इस भारतवर्ष की थी, भारत की राजाओं की थी। देखो ऐसा है, ये हमारे देश में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट है संसद में। संसद के पटल पर उन्होंने कहा था, ये मैं कोई भी सर्च कर सकता है,
कि मेरा चलता तो मैं कश्मीर लेता ही नहीं। जो पार्ट आज आधा अधूरा कश्मीर हमारे पास है, नेहरू जी ने कहा कि हम लेते, मैं तो लेता ही नहीं। राजा हरि सिंह तो मेरे से 36 से 46 से लगे हुए हैं कि ले लो, 3 बार मेरे पास आए लेकिन मैंने मना कर दिया, उसको भगा दिया। कश्मीर तुम्हें चाहिए ही नहीं। ये तो पटेल जी की जिद थी जिसकी वजह से ये लेना पड़ा। इस तरह की माइंड सेट वाले लोग हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और वो आइडियोलॉजी फॉलो करते हुए लोग इंडी गठबंधन बना के आज जो कर रहे हैं, जो इनका चरित्र संसद में दिखा, वह अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में जो बोला, उसको आप देखेंगे तो सर पटक लेंगे आप। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे जो सबसे अच्छा वक्तव्य लगा सुधांशु त्रिवेदी जी का। उन्होंने जो तथ्यात्मक ढंग से सारी बातों को और खुल के रखा, और उसमें कई लोगों की बड़ी फजीयत हुई। बिल्कुल, दिग्गी राजा आपके फंस गए थे, दिग्गी राजा मध्य प्रदेश। मतलब मैं तो इतना कहूँगा कि उन्होंने जो बात कही कि अगर वक्फ वोट होता तो अब्दुल कलाम की सोच होती, अगर वक्फ वोट होता तो दारा सिकोह की सोच होती, लेकिन उसमें तो औरंगजेबी सोच है, उसमें तो मुख्तार अंसारी की सोच है, उसमें तो इलाहाबाद जो माफिया जो मारा गया अतीक अहमद की सोच है। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अगर अच्छी सोच से अगर इसका निर्माण किया होता तो सही होता, लेकिन इसमें इस वक्फ बोर्ड में जो लोग हैं, जो आप अक्सर कहते हैं कि मुसलमानों में एक कौन सा वर्ग होता है जो अशराफ वर्ग, जो उनका कब्जा था, बाकी तो गरीब मुसलमान को उससे कोई लाभ नहीं मिलता था। अशराफ बिल्डर होते हैं, अशराफ सब जितनी गतिविधियां होती बिजनेस। त्रिवेदी जी ने तो खुल के कहा, वहां पूछा कि भाई एक भी बता दो जो पसमानदा मुसलमान कोई वक्फ बोर्ड में हो या किसी वक्फ में हो, तो आपके अशराफ है ना। सिर्फ इन्हीं का वर्चस्व है, यही अय्यासी कर रहे थे, यही अपना मौज ले रहे थे। अच्छा, ये जो हमारे वहाँ पे विद्वान लोग बैठे थे, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, इनका कहना है साहब कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये इसको तो जुडिशरी रोक देगी। जगदीप धनखड़ जी हैं जो सभापति थे, उन्होंने टोका उनको और उन्होंने ये डांटा, एक तरह से डांटा और समझाया कि आप सांसद हो, आप यहाँ के मेंबर हो, आप इस तरह की बात कर रहे हो कि जुडिशरी जो है, हमारे जो व्यवस्था दी गई है हमारे यहाँ, संसद सर्वोच्च है। संसद की सर्वोच्चता, संसद अगर कोई कानून बना रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक देगा? सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि इनका काम वही है कि जजों के बीच में उठना बैठना, वहां पे दलाली बट्टे काम करना, यही काम ही किया है इन लोगों ने। वो आप सोचिए कि कितना विभाजनकारी और कितना भयानक है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार संसद में पहुंच के कोई बिल बना रही है, कोई अमेंडमेंट कर रही है। ये अमेंडमेंट करें तब नहीं उसमें कुछ होगा। बिल्कुल, अगर दूसरी कोई सरकार अमेंडमेंट कर रही है तो इनका कहना है कि इसको तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगा जी, ये तो चलेगा नहीं। ये सरकार चलाया करते थे, एक जमाने में देश चलाते थे ये लोग। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि मौलाना असद मदनी बिल्कुल ये कह रहे हैं साहब कि हम सड़कों पे आएंगे और हम तो इसका विरोध करेंगे। सड़क से लेके, और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बहुत सारी पिटीशन फाइल हो गई। कोई इसमें ऐसे रेस लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की। एक वो जफर साहब हैं बिहार से, उन्होंने सबसे पहले फाइल किया, उसके बाद ओवैसी, इवन कांग्रेस भी लेके पहुंच गई, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम पहुंचेंगे तो फिर मुसलमान सोचेगा कि हाँ देखो ये संघर्ष कर रहे हैं सही से। ये रेस लगी हुई है। अभी हमको लग रहा है कि बंगाल में चुनाव हो तो ममता बनर्जी भी आएंगी, अभी फंसी हुई हैं वो शिक्षा घोटाले के चक्कर में। शिक्षा घोटाला, बहुत सारा कैश घोटाला है। और जो मेडिकल कॉलेज में रेप था, तो उनके तो इस समय स्टेक पे लगी हुई पूरी सरकार। और वो तो बिल्कुल, जो आप जिन लोगों का नाम लिया उनसे तो एक्सपेक्टेशन थी ही, लेकिन इसमें गरीब मिसाल कोई बाहर नहीं आ रहा है किसी प्रकार से। और वहाँ भी कलकत्ता में भी ज़्यादा भीड़ बांग्लादेशियों की है। वहाँ 2 जगह भारत का मुसलमान नहीं आ रहा। भारत का मुसलमान निकलता, बिल्कुल निकलता, मध्य प्रदेश में निकलता, दिल्ली में निकलता है ना, यहाँ निकलता, पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र में निकलता, गुजरात में निकलता, बोहरा कम्युनिटी मतलब थोड़ा सा। अहमदाबाद में भी एक भीड़ वही 10-20 छुट भैया अपना सड़क पे आके हल्ला मचा रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आम आदमी में, आम मुसलमानों में इसका कोई बहुत वैसी प्रक्रिया नहीं है, जबकि ये प्रयास खूब कर रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए कि जिस तरह से इनकी, यही अशराफ वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं, अशराफों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, इलीगल प्रॉपर्टीज, ये सब सरकारी जमीनों को वक्फ के नाम पर कब्जा करके वहाँ 5 स्टार होटल और बहुत सारा चीज चला रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, अभी एक का उदाहरण आया है कि 5 स्टार होटल है और उसका किराया मात्र 7,000 रुपये है। सिर्फ उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड जो है
11,712 एकड़ जमीन, 11,712 एकड़ सरकारी जमीन बिल्कुल वक्फ के अधीन है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल 11,712 एकड़, 80%, 14,000 हेक्टेयर कुछ जमीन है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में। और वाकई में उसमें आप देखेंगे, हंसी आएगी आपको कि 80% जमीन गौचर की होंगी, किसी और व्यवस्था के लिए सरकार ने खुली होगी, उनको सबने कब्जा कर लिया। और सरकारें किसकी थी? कब्जा, आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, मैं अभी गया था प्रयागराज, वहाँ पे हाई कोर्ट में कुछ काम था, तो मैं चंद्रशेखर पार्क चला गया घूमने, तो पता चला जो वहाँ एक छोटी सी मजार टाइप की बना रखा है इन्होंने, उसको वक्फ की घोषित कर दिया। बहुत कई मतलब कम से कम बहुत बड़े एरिया में है फैला हुआ चंद्रशेखर पार्क। लोग जाते हैं वहाँ मॉर्निंग वॉक करने। चंद्रशेखर जी जहाँ पे अपने को गोली मार लिए थे, बिल्कुल वो वाला पार्क है, बिल्कुल केंद्र में है इलाहाबाद के। आप सोचिए कि कोई भी संपत्ति इस तरह से पाते हैं। वो आप देखिए, वो गंगा जी संगम के तट संगम कर गया। अभी तो सबसे बड़ी कहानी चल रही अंबानी जी के घर की। मुझे तो लग रहा है भाई साहब, जो ऐसा कहा जाता है ना कि वर्कर्स आते हैं आपके यहाँ, जो मुसलमान लोग, कारीगर लोग आते हैं ना काम करने, या कूड़ा लेने, कबाड़ी वाला काम, यही सब काम इनका ज़्यादा है। तो ये जो आते हैं और सोचते हैं कि यार ये लोग भले बनवा रहे हैं हमसे मकान और बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, ये एक दिन तो होना हमारी ही है। तो ये वक्त के चक्कर में, मतलब सारी पृथ्वी अल्लाह की देन है, इनकी तो मान्यता ये भी है। तो ये तो ये मान के चल रहे थे कि सब कुछ हम वक्त के नाम पे ले लेंगे। ये तो कई बार मैंने सुनने में भी आता है कि ये सड़कें तो सब हमारी हैं, वक्त की हैं। तो ये बेअंदाजी थी समाज में। बिल्कुल। और इसका ये जो रेडिकलाइज्ड है ना मुसलमान, इनके जहन में ये बात बहुत जड़ तक बैठी हुई थी, और वो कुछ न कुछ खुराफात करने की कोशिश तो करेंगे ही। ऐसा नहीं है, एक वर्ग है तो करेगा ही, वो आएंगे जरूर। अभी आपका नवमी आ रहा है, कल परसों जुलूस भी निकलने हैं। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भी हाई कोर्ट से अनुमति मिल गई है, वहाँ भी नवमी का जुलूस निकल रहा है, हनुमान जयंती का भी जुलूस है। तो उसमें कुछ न कुछ बहाना बना के ये लोग दंगा करने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो सब चलो सरकार का मामला है, वो सुधार लेगी। जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो रही हैं, इसकी कोई वैल्यू है आज की डेट में? क्या ये एक्ट बन गया? अभी तो इनफ्रक्चुअस नहीं हो जाना चाहिए ऐसी पिटीशन? बिल्कुल इनफ्रक्चुअस, कई में कहा भी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी एक्ट नहीं बना ये भाई, अमेंडमेंट पास होगा। हाँ। पहले राष्ट्रपति का साइन होगा, फिर जाएगा वो गजट में पब्लिश होगा, फिर तब जाके वो अमेंडमेंट एक्ट बनता है, लागू होगा। तो जब तक वो बना ही नहीं, उसके पहले आप पिटीशन फाइल करने की दौड़ में क्या कपिल सिब्बल, सिंघवी और बड़े बड़े जो वकील बोलते हैं वहाँ खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को पूरा जैसे उनका मोनोपोली चलती है। बिल्कुल तो वो लोग क्या इतनी छोटी चीजों को नहीं समझते, या करवा ले जाएंगे? ऐसा भी होता है ना कई बार, तो सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कर देती है, मालिक अपने को बिल्कुल मालिक ही मान लेती है कि भाई किसी चीज में घुस जाती है। पॉलिटिकल माइलेज लेना है, और जिसके लिए खाते हैं, जिसके लिए उनको राज्यसभा भेजा गया है, जिस इंडी गठबंधन द्वारा, मैं पूरा ही लूँगा, चाहे इंडिपेंडेंट आए हो, चाहे मनु सिंघवी जी हो, तो वो तो पॉलिटिकल माइलेज लेना ही है। होता क्या है कि अनपढ़ लोगों के साथ रहते रहते पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वैसे ही बिहेव करने लगता है। तो उसको पता है कि हमें अपने बॉस के लिए पॉलिटिकली खुश करना, लीगली से कोई लेना नहीं। चाहे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाते ही भले सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाए कि आपको, जिस तरह सोनिया गांधी ने कहा कि शर्मनाक अटैक है, बेशर्म अटैक है, तो भले वो कहें जाके कोर्ट में, चीफ जस्टिस कहें या अन्य कोई फॉलो उनके कलीग जज कहें कि बेशर्म हो, शर्म नहीं आती सिंघवी जी, शर्म नहीं आती कपिल सिब्बल जी, और इंडी के है कि आप जो है इनफ्रक्चुअस, आप नहीं जानते कि अभी एक्ट नहीं बना कि आप चले आए कोर्ट। नहीं, वो सब सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी जो कंडक्ट आज तक देखने में आया है, कई जजेस, कई जजमेंट एक ही चीज को कभी मान लेते हैं, कभी नहीं मानते हैं। हो सकता है कि वो एडमिट कर लें, कोई भरोसा नहीं है इनका। बिल्कुल, क्योंकि ये अपने को एक समझिए आप, एक जुडिशरी का एक जुडिशियल एक्टिविज्म चल रहा है। वो जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, खास करके बहुत सारे मामलों में देखने में आया है। वो तो जुडिशरी को भी थोड़ा सा सावधानी नहीं बरतनी चाहिए कि इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में आप क्यों इन्वॉल्व होते हो। बिल्कुल, आज जुडिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंश्राइन की गई कि कहीं अगर पार्लियामेंट, एक्सिक्यूटिव या लेजिस्लेचर अपने कार्य में विफल हो तो उसमें गाइडलाइन या उनको एडवाइस दे सके कि नहीं इसको ऐसा कीजिए। जो आप हम रिट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, आर्टिकल 32 में जाते हैं, लेकिन जुडिशियल एनक्रोचमेंट अलाउ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप एक्टिविज्म इज नाइस थिंग,
बट जुडिशियल एनक्रोचमेंट जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर और लेजिस्लेचर के ऊपर, दैट इज नॉट अलाउड। ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान खुद ही कहता है कि तीनों लिम्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की अलग इंडिपेंडेंट है, अब म्यूचुअल है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भी रहना है, अपनी स्वतंत्रता को बचाने चेक एंड बैलेंस पे काम करना अपनी, कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कहीं से कोई दिक्कत ना हो, इंक्रोचमेंट ना हो जाए, या कोई इंटरफेरेंस न रहे, कोई प्रेशर न रहे। अपने को स्वतंत्र रखने के नाम पे जिस तरह से कोलेजियम सिस्टम इनका चल रहा है, जिस तरह से ये किसी भी चीज़ को, अभी आप सोचिए कि नूपुर शर्मा में इनका जजमेंट कुछ और होता है, बिल्कुल, और वहीं पे कोई अगर मुसलमान पक्ष हो तो उनका दृष्टिकोण ही पूरा चेंज हो जाता है। कलकत्ता हाई कोर्ट का देख लीजिए, वहाँ पे जो कांड हुए रेप नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू फाइल। जा रहे हैं यहाँ पे देखिए ना, कितनी वही जो जिसने ये पूरा नूपुर शर्मा वाला कांड किया था, जिसकी वजह से सारा गंद मचा यहाँ से लेके पूरा विश्व में, उसी आदमी को कितनी बार रिलीफ मिला है यहाँ पे। उसी आदमी को ही नहीं, कई अभी जो एक इलाहाबादी वाला केस था, इलाहाबादी, प्रतापगढ़ी वाला केस था, वो इमरान प्रतापगढ़ी खिलाफ, देखिए क्या कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट बचाती है, बिल्कुल लगता है, दिखता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसमें तो और सामान्य जनता अभी कुछ ज्यादा बोल दो तो ये सुओ मोटो लेके पता लगा कि वो आपको नोटिस भेज देंगे कंटेम्प्ट का। बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी जनता को क्या, जनता अंधी है, उसको समझ में आता है, और ट्रांसपेरेंसी होना कौन सी बुरी बात है। कोई एक आप विजन रखते हैं तो वो आगे भी तो होना चाहिए वही चीज। बिल्कुल, एक चीज में कोई आपका पैरामीटर अलग रहता है, दूसरी चीज में अलग हो जाता है। कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी किसी डिसीजन का हॉलमार्क होता है, अदरवाइज तो पैरालिसिस पैदा हो जाएगा कि इट इज डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ जज। संविधान का तो मजाक उड़ जाएगा, संविधान की तो जगह नहीं रह जाएगी। आरटीआई आप लगा नहीं सकते हो, संपत्ति की घोषणा ये करेंगे नहीं। ये अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस संपत्ति घोषित कर रहे हैं वो वॉलंटियर है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई प्रेशर है। हाई कोर्ट वाले तो करें ना करें, सुप्रीम कोर्ट वाले भी जो नहीं करना चाहेंगे कोई कंपल्सन नहीं किसी प्रकार से। इस तरह का आप एक अपने को इतना सेफ गार्ड में रख के और पूरे सिस्टम को सोच रहे हैं कि सब बिल्कुल परफेक्ट चले, सब चीजों में हमारा इंटरवेंशन हो। तो किंग कांट डू रॉन्ग, समर्थ को नहीं दोष टाइप। तो राजा कोई गलती नहीं करता। आज की डेट में लेजिस्लेचर के 3 अंग में अगर 2 गलती करते हैं तो डेमोक्रेटिक के रूप में लेजिस्लेचर की सजा है, वो चुनाव हारता है। एग्जीक्यूटिव के रूप में टर्मिनेशन, सस्पेंशन है, और इम्पीचमेंट डॉक्ट्रिन ड्रॉन तो की गई है, लेकिन किंग कैन डू नो रॉन्ग की थ्योरी आज के जुडिशियल सिस्टम में अप्लाई होती है। 15 दिन पहले आपने देखा, न्यूज़पेपर में देखा कि किसी जस्टिस के यहाँ कितना पैसा मिला, तो उसकी जांच तक नहीं हो रही, केवल एक कमेटी, एंटरिम कमेटी बैठाई गई है और ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये तो निर्मल यादव का मसला था, निर्मल यादव जी का मतलब जिनको छोड़ ही दिया गया, बहुत बड़े बड़े कांड हैं, उस पे हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन अभी जो मुद्दा है वक्त अमेंडमेंट बिल 2025 का, इससे संशोधन क्या होते हैं, 2-3 प्रमुख चीज़ों पे प्रकाश डालने का अनुरोध है आपसे। क्या ऐसा क्या चेंजेस होने वाले हैं, हो रहे हैं? एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चेक एंड बैलेंस करता है और प्रॉपर जुडिशियल ओरिएंटेड है या न्याय के लिए हुआ है। सेक्शन 40 जो अबॉलिश किया गया, एक तरफा वक्फ बोर्ड जो है प्राइवेट पार्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देता था वक्फ की प्रॉपर्टी। तो एक कालनी में राक्षसी सेक्शन था जो एनगल्फ कर देता था प्राइवेट प्रॉपर्टी को, गरीबों की प्रॉपर्टी को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सरकारी ज़मीन हो, उसको ख़त्म कर दिया। पहला एबोलिशन आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ जो है इस हिंदुस्तान में, इस भारत में नहीं चलेगा, और जब सेवा के नाम पे आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये तो कलरेबल लेजिस्लेशन है, संविधान अलाउ नहीं करता। वो कहता है कि जो डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। तो जो लैंड माफिया के इमेज थी वक्फ बोर्ड की, उसमें छूट मिली है कि कम से कम अब वक्फ बोर्ड लैंड माफिया नहीं कहलाएगा। दूसरा जो हॉलमार्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेटिक सेटअप एट ऑल स्टेज एंड ऑल फोरम। डेमोक्रेसी केवल इलेक्शन करके लोकसभा भेज देना नहीं है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसमें डेमोक्रेटिक करेक्टर झलकना चाहिए। तो उन्होंने जो 2 मेंबर को अलाउ किया, महिला विमेंस पार्टिसिपेशन जो वहाँ पे अलाउ नहीं था, फिर जो एक ऐसी व्यवस्था संविधान की कि उससे 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे। भैया इस देश है, संविधान से चलेगा, आप हुर्रियत से नहीं चलाओगे। अगर ट्रस्ट है, ट्रस्ट में जाकर रजिस्टर कराओ और ट्रस्ट में ऑब्जेक्टिव घोषित करो जो कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत है, जो हमारा सोसाइटी रजिस्टर एक्ट है, उसमें आप ट्रस्ट को रजिस्टर करा लीजिए।
और अब बताइए कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, कहाँ से प्रॉपर्टी है, कैसे प्रॉपर्टी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, कॉमन है, संविधान सम्मत है, हुर्रियत सम्मत नहीं चलेगा। जो 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 सेकुलरिज्म आप सबसे दुहाई देते हैं, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, सबका पार्टिसिपेशन, वो करेक्टर सेकुलर होना चाहिए। तो कम से कम जो नया एक्ट आया है सेकुलरिज्म को जस्टिफाई कर रहा है, उस डॉक्ट्रिन में नहीं चाहता। वो डॉक्ट्रिन कैसी है वो लोग अपना पढ़ें, एनालाइज करें, लेकिन उस करेक्टर को बचाया उसने किसी प्रकार से कि भैया नॉन मुस्लिम भी होगा तो मेंबर होगा। फिर मुस्लिम के पार्टिसिपेशन में जो असराफ मजा लेते थे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि एक मेंबर सिया कम्युनिटी से होगा, एक बोहरा कम्युनिटी से होगा, एक आपके और जो 3-4 बरलेबी वो है कम्युनिटी से होगा। तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन और फिर बैकवर्ड मुसलमान जो यहाँ के पसमंदा हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होगा। तो उसको एक जो एक एलिट वक्फ एक्ट था, जो गुंडिज्म था, वो असराफ की गुंडागिर्दी खत्म करके गरीब मुसलमान को ही मेंबर बना दिया है। और दूसरा संविधान सम्मत बना दिया है। तीसरा जो था कि जो उसको मुक्त कर दिया गया था, किसी कोर्ट ऑफ लॉ भी नहीं आएगा, सीधा हटा दिया, अबॉलिश कर दिया। मतलब उसकी अपील नहीं हो सकती, अपील नहीं हो सकती थी। अभी कल सिंघवी साहब मैं सुन रहा था, बोल रहे थे वो अपील हो सकती थी, कई और बहुत लिमिटेड ग्राउंड था, नहीं बहुत लिमिटेड, हाई कोर्ट में जाते ग्राउंड था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हाँ, अपील का ग्राउंड नहीं था। हाँ, अपील नहीं जाती, रिट में जाते हैं। हाँ, और रिट कितना छोटा होता है आपको पता है? बिल्कुल, रिट का ग्राउंड बिल्कुल मतलब बिल्कुल कैलकुलेटेड होता है। और वो भी डिपेंड करता है जज किस मूड से बैठा है। बिल्कुल सत्य बात। मतलब जज अगर ठीक मूड में है तो सुनेगा, नहीं तो डिसमिस खत्म काम। अपील अलग चीज होती है। हाँ, बिल्कुल सच बात, अपील अलग है, बिल्कुल अपील का नहीं पावर, अपील का बिल्कुल प्रावधान नहीं था, बिल्कुल सच बोल रहे हैं आप। और एकमात्र ऐसा मुझे लगता है, मेरी जहाँ तक जानकारी है लॉ की, कि पूरे सिस्टम में एकमात्र ऐसा ट्रिब्यूनल था ये वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, जिसमें अपील का कोई प्रोविजन ही नहीं था। मतलब वो कह दिया तो वो भगवान की बात हो गई। उससे आगे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, कहीं डीजे के यहाँ। बिल्कुल सच है। अब कम से कम वो खत्म कर दिया। हाँ, उसको खत्म कर दिया। और एक सबसे महत्वपूर्ण मेरे को जो लगता है कि वक्फ बाय यूजर वाला जो कांसेप्ट था, यूजर जो खत्म किया है। अगर कहीं भी कह दें कि साहब यहाँ पे लश्कर गुजरा था, यहाँ पे नमाज सजदा की गई तो वो वक्फ की जमीन हो जाती थी। बिल्कुल ये चीजें इसी तरह से करके तो बढ़ाया है। जो उसमें लाया है, केवल जो नया लाया है, वक्फ बाय विल एंड वक्फ बाय डोनेशन, बहुत क्लियर कर दिया। वक्फ बाय विल के द्वारा वसीयत करिए, या फिर उसको डोनेट कीजिए, या तो आप उसको डोनेट कीजिए। बाकायदा उसके जो गिफ्ट डीड बनती है, ये बनती है, वो बनती है। तो मतलब एक लीगल रूप उसको आमली जामा पहना दिया है। दूसरा और सबसे बड़ा काम किया है, जो समस्याएं थी लोगों की, जैसे एक उदाहरण था कि एक वक्त ने डिक्लेयर कर दी, मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला है, बड़ा पिछड़ा जिला है, ट्राइबल की ज़मीन थी, फॉरेस्ट की ज़मीन थी, उसको घोषित कर दिया। अब वो वक्फ बोर्ड जो है वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश का, और भोपाल और झाबुआ की दूरी 700 किलोमीटर की है, 600 के आसपास किलोमीटर है वहाँ से। और एक ट्राइबल आदमी 600 किलोमीटर ट्रेवल करके वहाँ जाए केस करने, है पॉसिबल क्या? उसके पास पैसे नहीं होते, कितनी बार जाएगा? एक कंप्लेन जो डीएम को पावर दी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर दी, डीजे को पावर दी, ये कम से कम अपने ही जिले में केस करके वो ज़मीन को प्राप्त कर लेगा, जो सही होगा, पानी का पानी एविडेंस के हिसाब से वो कोर्ट न्यायालय निर्णय लेगा। तो एक बहुत बढ़िया था न्यायालयों के लिए भी कि उनसे ऊपर एक न्यायालय थी जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। एक डीजे बैठा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उससे बड़ा वक्त क्या है, वक्फ बोर्ड है, कि उसका ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट का जज नहीं कर सकता। तो एक जो जुडिशल सिस्टम था, जो जुडिशल हायरार्की थी, उसको भी इस अमेंडमेंट ने बदलाव किया है। और जो एक भरोसा था कि अब जो है वक्फ बोर्ड जो है वाकई में समाज सेवी संस्था कहलाएगी, लैंड माफिया तो नहीं कहेगी। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस को अब अपनी गलती का एहसास करना चाहिए, सोनिया गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिसके एक्ट की वजह से, जिस एक्ट को आपने बनाया, उस एक्ट का नाम लैंड माफिया के रूप में जाना जाता था। तो जो लैंड माफिया की कालिक थी, मोदी जी ने पोत दी है। और ये बेशर्मी की जो अटैक है वो कांग्रेस को माफ़ी मांगनी। फाइनली अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सड़क पे शाहीन बाग जैसा उत्पात मचेगा या शांति रहेगी? बिल्कुल शांति रहेगी कि चंद गुंडे, चंद इमाम, चंद लालची नेता, जिसमें कांग्रेस, सपा और न जाने इंडी गठबंधन कौन कौन शामिल है, इस देश को न बहका सकते हैं। क्योंकि अब
जो मुसलमान के देश लड़के को निकल, नहीं, हाँ, मुसलमानों को मुसलमान बहकाने कम्युनिटी की की बात बात है। कर रहा हूँ। मुसलमान कम्युनिटी में तो भी बोहरा कम्युनिटी है, बोहरा कम्युनिटी को जाले इतनी समझे उसको बुला बोरा ले, नहीं, मैं कह रहा हूँ मार्केट में जो आएगी। सामान्य मुसलमान है जो सामान्य गरीब उसको- पसबंदा को बुला ले, पसबंदा नहीं आएंगे। उसको ये लोग उनके मौलाना जो बिल्कुल। मस्जिदों से तकरीरें करके समझा के और सड़कों पर उतार देते थे, वो स्थिति इतने असहाय दिख रहे हैं। क्योंकि फ्राइडे था जब अमेंडमेंट ये बिल हाँ, पास हुआ है, फ्राइडे था, अगले दिन फ्राइडे था। हाँ। और ये उम्मीद थी और सब लोग ये सोच रहे थे कि आज तो बवाल होगा ही होगा। हर मस्जिद के सामने पुलिस, हर जगह पुलिस का पूरा लग रहा था कि कुछ न कुछ, और ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा हुआ है। नहीं, हमेशा करते थे। सीए में यही हुआ था। पत्थरबाजी हमेशा होती थी। सीए में देखिए क्या कितना बड़ा कांड किया इन्होंने, पूरा फैला दिया। चिंता न करें। इसमें और उसमें जो मेरी समझ है क्यों नहीं हो पा रहा है, इस बार क्यों नहीं हो रहा है कि सीए एकाएक बिल आया था, उसमें लोगों को सोचने का मौका नहीं मिला। एग्जैक्टली, समझ नहीं पाए थे। ये कम से कम अगस्त में, पिछले अगस्त में ये बिल आया था, जेपीसी के पास भेजा गया। बिल्कुल बिल्कुल। तब से ये सब चर्चाएं चली रही हैं। हाँ। अब जाके ये मामला फाइनलाइज हुआ। मुझे लगता है इसलिए मुसलमान सड़क पे आने से परहेज करेगा, नहीं बिल्कुल आएगा। परहेज करेगा। और दूसरी चीज उनकी उनको समझ में भी आ खुद गया की है। जमीन उन्हें वक्फ बोर्ड ने ले ली, गरीब मुसलमानों की। हाँ, बहुत सारे और मुसलमान दूसरा भी बाबा परेशान जी ने अब सैटेलाइट मैकिंग व्यवस्था की, जो आप छत में पत्थर रखते थे, रख के दिखाओ वहीं ठोक दिया जाएगा। हाँ, सब नहीं रखते थे। तो मैं तो कहूँगा कि ये बिल अखंड भारत के निर्माण में पहला ईंट है, क्योंकि लगभग 1000 वर्षों से भारत ने जमीन खोई है। ये भारत की जो जमीन जिन्होंने वक्फ एक्ट के नाम पे कब्जा कर रखा था, जो बहुत सारे लॉज थे उसके नाम पे कब्जा कर रखा था, जो मुक्त हुई है, तो ये जान लीजिए आप, चलिए, ये अखंड भारत के रूप में पहला ईंट है मोदी जी का, अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी का, और जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, ये पहली जीत है। मुझे लगता है कि अगला पीओके बलूचिस्तान में ज़्यादा सपने नहीं देखता, लेकिन आशा जरूर रखता हूँ। चर्चा को यही विराम देते हैं। आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। नमस्कार बंधुओं। मैं आपको बधाई देता हूं कि जिस तरह से आपने लगातार कई मुद्दों पे जो चर्चा की, हर 10वां 15वां वीडियो वक्फ बोर्ड में आप बनाते थे और डालते थे, और निश्चित रूप से भारत की लेजिस्लेचर और भारत के लोग और भारत के संविधान के लिए जो आपने कार्य किया है और समाज के लिए जो कार्य किया है, ये बिल्कुल सर्वोच्च स्तर का कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। धन्यवाद भाई और साहब। मैं अभीष्ट भारत के दर्शकों को धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं कि ऐसी धारा को, ऐसी विचारधारा को और इस तरह के असहिष्णु एक्ट को मिटाने में ज़्यादा से ज़्यादा अभीष्ट भारत का सहयोग करें। आपका नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार बंधुओं, नमस्कार।